देखो, यस, तो जेनेटिक्स इस चैप्टर को जब भी हम लोग देखेंगे तो बड़ा ही ध्यान से, सावधानी से, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज फिनिश करना ये वाले चक्कर में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको ये बताने चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, कोई भी आप देखो, कोई इंडिविजुअल आप देखते हो सामने, आपने बेटा एक इंसान देख लिया। ठीक है, ये इंसान है। आप बोलोगे यार इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, आप इनको जानते हो, इनको आप लोग फिनोटाइप बोलते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इसमें ये इतने सारे जो कैरेक्टर्स है ये क्यों है। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ये ऐसे कैरेक्टर ही इसमें क्यों है, या इसका कलर स्किन का ऐसा क्यों है, या इसकी आंखें ब्लैक क्यों है, या इसके हेयर कर्ली क्यों है, वट एवर में भी, या इसकी हाइट इतनी बड़ी क्यों है या छोटी हाइट क्यों है, या वट एवर में भी, आपको जो भी कैरेक्टर आप देखते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब ये जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है वो है बेटा फिनोटाइप। अब आप ढूंढने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो क्या लेवल पे आप लोग जा सकते हो, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि तीन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। वन, हो सकता है कि उसमें ऐसे जीन्स हो, उसका जीनोटाइप ऐसा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब ये जो है ना जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, बहुत ही नॉर्मल। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, मतलब मेंडल ने जो कुछ भी हमें बताया है, ठीक है, वो जेनेटिक्स है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ये भाई साहब जहाँ पे जुड़े हुए हैं वो जेनेटिक्स है। उसके बाद इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उसको देखेंगे। बट आपका एक और अप्रोच हो सकता है कि इस बंदे को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बॉडी में सेल्स है, और सेल्स में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का बिहेवियर, ठीक है, ये चीजें डिटरमाइन करती है। मतलब अगर आप देखोगे एक क्रोमोसोम भी बढ़ गया या एक क्रोमोसोम भी कम हो गया तो डिसऑर्डर होता है, डाउन सिंड्रोम होगा, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होगा। मतलब सिर्फ क्रोमोसोम ना, तो हम लोग देखते हैं कि यार ये क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये एक हिस्सा हो गया। ठीक है, एक और नजरिया है समझने का, वो ये है कि क्रोमोसोम नहीं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, तो हमें देखने को मिला क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द डीएनए एज वेल एज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो भी होता है, ठीक है, वो चीज मतलब एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग जाके देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हमारे एनसीईआरटी ने इन दोनों को एक ही चैप्टर में कवर किया है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों चीजों को प्रिंसिपल्स ऑफ, है ना, इनहेरिटेंस वेरिएशन, ये वाला जो चैप्टर है उसमें बेटा उन्होंने कवर किया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो पोर्शन है उसको बेटा है ना, हम लोगों ने बाद में कंसिडर किया, मतलब बाद में हम लोग उसको देखते हैं, है ना, मतलब अलग से लिया है, नेक्स्ट एक अलग चैप्टर में बेटा उसको कवर किया। इसके बाद में अगर हम सॉरी फिनोटाइप के बारे में नोटिस करते हैं तो हमें एक्सक्यूज मी ये देखने को मिलेगा कि देखो ये जो एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट अगर मैं अलग अलग स्पीसीज को देखूं तो मुझे पता चलता है कि यार बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैरेक्टर है। तो फिर मैं देखूंगा कि यार इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस, तो ये जो भी वेरिएशंस है उनके ओरिजिन कैसे हुआ है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का ओरिजिन अर्थ के ऊपर कैसा हुआ। ठीक है, और अलग अलग स्पीसीज कैसे बनते चले गए, इसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे जो है बेटा पोर्शन को कवर किया गया है आपके जेनेटिक्स यूनिट में। ठीक है, तो इस हिसाब से एक्चुअली देखा जाए तो हमें 5 अलग अलग चैप्टर पढ़ने हैं। एक है जेनेटिक बेसिस, एक क्रोमोसोमल बेसिस, एक मॉलिक्यूलर बेसिस, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और एक है बेटा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इज इट क्लियर?
समझ रहे हो ना, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा एक्चुअली पैटर्न जिसको हमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोग मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू कर देते, क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत बेसिक चीज है कि नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल बहुत ही बिल्कुल बेसिक साधारण सी चीज है, तो उस लेवल से पढ़ना शुरू कर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि नॉर्मल बातों को अगर हम लोग कंसिडर भी करना चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में, तो देखो जेनेटिक्स किस चीज से डील करता है ये हमें समझना है ना, क्या चीजें हैं। तो ये देखो सबसे पहला जो मुद्दा हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो क्या है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लोग कैसे भी है ना, अगर कोई भी चैप्टर अगर कोई क्लास मिस भी करते हो तो उसको देख लो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो बिल्कुल है ना देखो, है ना, अपसेंट बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि ये समझने वाला चैप्टर्स है, जो भी है समझना है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से प्रॉपरली समझ गए तो बेटा आपके लिए बेटर होता है, बहुत ही आसान होगा। नहीं समझे तो फिर बेटा है ना रिवीजन कितना भी करो मुश्किल होती है। तो अगर हम बहुत ही सादे लेवल पे बात करें, देखो हम हिस्टोरिकल चीजें हैं। अरे आप आई जो है ना अपना IITian सबका यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप जाके विजिट करो ना। ठीक है, आपको देखेंगे, देखने को मिलेंगे। सो एनीवे, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो यहाँ पे जेनेटिक्स जो है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस। सादी बात, बिल्कुल सादी बात है। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत ही सादी डेफिनेशन अगर हम लोग लेते हैं जेनेटिक्स की, सादी डेफिनेशन एकदम सिंपल, वो क्या है? मैं यहाँ बहुत सादी लैंग्वेज में बोल दूं, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है, एंड है ना, और बेटा वेरिएशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एंड हेरेडिटी। ठीक है, मतलब देखो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ जीन, वेरिएशन, हेरिडिटी, ये सब बातों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन अगर हम लोग इन चीजों को देखने की कोशिश करें, जैसे कि देखो मेरे पास ये एक बच्चा है यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं। ये एक चेहरा हमने बना लिया। ठीक है, इसका नाम है समथिंग समथिंग, तो इसको हम लोगों ने बोला सन। ठीक है, अब या तो ओके, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसकी एक नेक्स्ट जनरेशन आती है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, इनका बच्चा है ये। अभी आप दो को देखोगे तो ये जो है ना, ये जनरेशन आ रही, एक और जनरेशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है दिस इज व्हाट द ग्रैंडफादर। ठीक है, फादर एंड सन। ठीक है या ग्रैंडसन, ये रिलेशनशिप है। अब ये हम लोग अगर इन तीनों को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यार इनके जो है ना, मतलब जो हेयर है, हेयर पिन्ना, इनके ऊपर आपको है ना मतलब दिखाई दे रहा है, ये देखो। ठीक है, सो दिस कैरेक्टर हेरी पिन्ना। ठीक है, ये वाला जो कैरेक्टर है, कान पे बाल होने वाला जो कैरेक्टर है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब ग्रैंडफादर से फादर में और बेटा ग्रैंडसन में सेम कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द हेरिडिटी। इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे अगर दो क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा नंबर 1। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हुए, हाउ दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा बोलते ही है ना मेरा आंसर आता है इनहेरिटेंस। है ना, द प्रोसेस बाय विच, द फिनोमिनॉन बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और द एसे ऑफ हेरिडिटी, एसे ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है कैसे हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है तो क्या होगा, जीन के बेसिस पे हो रहा है, जीन के नजरिए से हो रहा है, क्रोमोसोम के नजरिए से हो रहा है, डीएनए के नजरिए से हो रहा है, तो अलग अलग नाम दे दिए, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कैरेक्टर तो जा रहा है, हेरिडिटी तो हो रही है। आर यू श्योर? तो बेटा इनहेरिटेंस ये वर्ड जब आता है तो मैं जब ये पूछूंगा हाउ इट इज ट्रांसफरिंग,
फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और मैं बेटा ये क्वेश्चन पूछूंगा, चलो एक्चुअली व्हाट इज अ ट्रांसफरिंग, व्हाट, ये क्वेश्चन आता है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, ये इनहेरिटेंस किसे कैरी कर रहा है, तो आप बोलोगे हेरिडिटी को। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। नाउ अगेन देखो, अगर देखा जाए सुपरफिशियली तो दोनों ही चीजें एक ही है ना, बट अगर कोई आपको डिफरेंस आके पूछने लग जाए कि यार इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में डिफरेंस बता दो, आप गॉट इट और नॉट, अरे समझे या नहीं। ठीक है, अगर कोई बोले आपको कि नहीं सर, है ना, ये जो है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस है ना डिफर करता है, ठीक है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस डिफर करता है, आप बता दो इनमें डिफरेंस क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है। द फिनोमिनॉन बाय विच द हेरिडिटी transferred from one generation to the another generation is called as the inheritance, and the transfer of characters from one generation to another generation is the heredity। कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस है, क्या हो रहा है, हेरिडिटी हो रही है। बात क्लियर है क्या, इज इट क्लियर और नॉट, है ना। हाउ एंड व्हाट, ये क्वेश्चन के आंसर जब हम लोग जेनेटिक्स में देने की कोशिश करते हैं, तो मैं बेटा ये दो शब्द, दो वर्ड्स हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। आर यू श्योर। नाउ बेटा देखो, यहाँ पे एक चीज और हो सकती थी, जैसे कि अब ये जो भाई साहब है, ठीक है, ये वाले ग्रैंडफादर, इनके जो है ना सर के ऊपर जो है, इन्होंने कोई तो तेल खरीद लिया और है ना थोड़े से बाल आ गए, देख लो, आसान है। अब मैं इसको बोलता हूँ इनके है ना सर के ऊपर स्ट्रेट हेयर्स है, बिल्कुल है। बट ये जो भाई साहब है, ये जो फादर है, इनका जो हुआ कार्यक्रम ऐसा हुआ कि इनको कर्ली हेयर आए, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही नेक्स्ट जनरेशन है, पता नहीं इसने कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, ये देखो, ठीक है। ये तो ये जो भाई साहब है, इसका भी एक तो बिल्कुल एकदम नया मॉडर्न जनरेशन वाला बंदा है, बट इसके भी हेयर स्ट्रेट है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ये भी और ले लेते हैं यहाँ पे, ये है ना इसकी सिस्टर है ना, ये, ठीक है। सो तो शी इज ग्रैंड डॉटर और ये है वो सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ये फीमेल है, सिस्टर है, तो बेटा डेफिनेटली है ना हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर हमेशा सिर्फ मेल में ही जाता है, फीमेल में कभी नहीं आता। मतलब यू विल नेवर फाइंड द हेरी पिन्ना इन फीमेल, है ना। नाउ दिस इज अनदर पॉइंट, तो यहाँ पे वेरिएशन ये वर्ड आ गया, क्या आया बेटा, वेरिएशन, है ना। टू सिबलिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेनी, देखो कैसा वर्ड आता है ना, सिबलिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेनी हैव सम डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो ये हो गया वेरिएशन। या तो मैं बहुत सादी डेफिनेशन बोलूं, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये डिग्री है मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर, मैं इसको बोलता हूँ बेटा वेरिएशन। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं बता रहा हूँ, इनके डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर वाला जो पॉइंट है, डेफिनेटली बेटा ये जो चीज है इसको मैं वेरिएशन कहता हूं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट ये जो गर्ल है, इसको अगर आप देखोगे तो है ना, इसके जो हेयर है बेटा ये करली है, ठीक है, ये करली हेयर है। बात क्लियर है आपको, तो थोड़ा सा एक छोटा छोटा रिबिन लगा देते हैं, है ना। सो अगर आप देखोगे तो ये जो भाई बहन है, इनमें थोड़ा बहुत बेटा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमको इन दोनों में, भाई बहन में हमको देखने को मिल रहा है। इज इट क्लियर आपने, ठीक है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, वन प्रोजेनी टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। देखो इसके स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, फिर स्ट्रेट हेयर है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक ही कैरेक्टर के अलग अलग बेटा एक्सप्रेशन हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या तो विद इन अ सेम प्रोजेनी, है ना, सिबलिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेनी में भी हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इन दोनों को ही बेटा हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वेरिएशन कहते हैं। इज इट क्लियर, आसान है ना, सादा इंट्रोडक्टरी चीज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड, है ना, फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी।
क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? बहुत सादा सा डेफिनेशन वो बताने की कोशिश करती है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करती है। इनहेरिटेंस, ठीक है, सादी डेफिनेशन उन्होंने लिखी है। बोला है कि इट इज द प्रोसेस by which it is the process by which characters are passed, है ना, passed on from parent to progeny। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत सादी डेफिनेशन इनहेरिटेंस की। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ। हाउ है तो बेटा हम लोग बोलते हैं ये प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड, और द प्रोसेस बाय विच द हेरिडिटी इज डन। ठीक है, हेरिडिटी जो भी होगी। सो यहाँ बहुत सादी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये जो है, अब इसको इनहेरिटेंस को क्या बोलता है, वो एक सादी डेफिनेशन बताता है। और हम लोगों ने इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। ये इतना सादा वाक्य लिखा है उन्होंने, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना। वो कौन सा बेसिस है? जेनेटिक, क्रोमोसोमल या मॉलिक्यूलर? उनको हमें वन बाय वन देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये सादा डेफिनेशन एनसीईआरटी कहता है। उसके साथ साथ बेटा वेरिएशन के बारे में भी हमारी एनसीईआरटी बोलती है। क्या कहता है हमारा एनसीईआरटी वेरिएशन के बारे में? ठीक है, वो बोलता है कि इट इज द डिग्री बाय विच progeny differ from their parents। progeny differ from their parents। now this is very very important। ठीक है, ये बहुत बेटा क्रूशियल चीज हो गई। नाउ बेटा अगर हम थोड़ा सा जो ऊपर जो मैंने लिखा है ना वो चीजें दिखाई है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये जो ग्रैंडफादर है, फादर है, ग्रैंडसन है, इन तीनों में हेरी पिन्ना का कैरेक्टर देखने को मिला, बट है ना जो डॉटर है या जो उसकी सिस्टर है, इसको बेटा है ना इसमें ये कैरेक्टर बिल्कुल नहीं आया, और इनके जितने भी जनरेशन है किसी भी फीमेल में ये कैरेक्टर नहीं देखने को मिला। अब हमने इसको बेटा है ना इसको जड़ तक जाने की कोशिश की। तो सबसे पहला जो चीज हम लोग देखते हैं, पहली चीज ये होती है जो भी मेल होते हैं ना उनमें क्या है, 46 क्रोमोसोम में हम लोग देखते हैं कि जिनको हम लोग मेल कहते हैं उनमें एक्स वाई ये है ना सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी वैसा ही है, एक्स वाई, बट ये डॉटर है, इसमें बेटा एक्स एक्स क्रोमोसोम आया है। इसका मतलब हमने ये ढूंढ लिया कि बेटा ये जो कैरेक्टर होता है ना हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर, उसका कनेक्शन हमेशा वाई क्रोमोसोम के साथ में ही है। तो वाई क्रोमोसोम कभी भी फीमेल में नहीं जाता, इसीलिए फीमेल में ये कैरेक्टर हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर हमें कभी दिखाई नहीं देता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बेटा आपने हेरिडिटी को देखा हेरी पिन्ना के, मैं पूछना चाहूंगा कौन से बेसिस आपने समझा, यहाँ पे कौन सा बेसिस समझा? मॉलिक्यूलर बेसिस, क्रोमोसोमल बेसिस या जेनेटिक बेसिस? बेटा क्या आंसर है इसका? इट्स अ क्रोमोसोमल बेसिस, एवरीवन गॉट इट। तो क्रोमोसोमल बेसिस पे मुझे समझ में आया कि यस मेल में ही कैरेक्टर हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब फीमेल में ये कभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनमें वाई क्रोमोसोम जाता ही नहीं है। दैट्स इट, हमारा क्लियर हो गया। तो मुझे समझ में आती है डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड। नाउ हमने वाई क्रोमोसोम को ले लिया, आइसोलेट कर लिया। तो ठीक है, वेरिएशन भी तो क्या बेटा?
तो वेरिएशन भी तो हाँ इनहेरिटेंस बिल्कुल के बिल्कुल, प्रोसेस से। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस सारी चीजों को है, पेरेंट टू प्रोजेनी, जो पेरेंट टू प्रोजेनी जा रहा है कैरेक्टर्स, ठीक है, उन दोनों को ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करना है, वो क्या है कि अगर मैंने वाई क्रोमोसोम को निकाल लिया बाहर, ये है वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, मैंने ढूंढा कि यहाँ पे यार ऐसा जीन है, ठीक है, फिजिकली ये पोजीशन है इस क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि हमेशा, है ना, रिस्पॉन्सिबल है हेरी पिन्ना के कैरेक्टर के लिए। मतलब मैंने ऐसे मेल आइसोलेट कर लिए और उनका वाई क्रोमोसोम देख लिया, जिनके वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला जीन मौजूद नहीं है, ये लोकस मौजूद नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हाइपर ट्राइकोसिस वाला जीन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। हाइपर ट्राइकोसिस का जीन अगर प्रेजेंट है, वो भी डोमिनेंट कंडीशन में, हाइपर ट्राइकोसिस वाला अगर एब्सेंट है, तो बेटा वो मेल जो है उसके है ना, हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं खुद एग्जांपल हूँ, मेरे वाई क्रोमोसोम के ऊपर हाइपर ट्राइकोसिस का जीन नहीं है, इसीलिए मेरे कानों के ऊपर बाल नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग, सिंपल लॉजिक। अगर हम लालू प्रसाद यादव को देखेंगे, तो डेफिनेटली बेटा उनके कानों के ऊपर बाल है। क्यों? क्योंकि उनके वाई क्रोमोसोम के ऊपर डेफिनेटली हाइपरट्रोफोसिस का जीन मौजूद है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बेसिस लिया है वो जीन है या नहीं है ये ले लिया, करेक्ट है क्या? अरे आप समझ रहे हो बात को, इज देयर ए जीन और नॉट ऑन द क्रोमोसोम? तो फिर मैंने आंसर ढूंढा कि यस, है ना, ये जो है, अभी हेरिडिटी को मैं अलग वे से देख रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रोमोसोम के वे से नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इट इज ड्यू टू व्हाट वी कैन से द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस और नो? ये क्या हो गया बेटा? जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मैंने क्या किया, इस क्रोमोसोम को खोल दिया पूरी तरह से, और ये क्रोमोसोम को खोलने के बाद इसको ज्यादा मैग्नीफाई मैग्नीफाई लेंसेस में देखने के बाद मुझे मुझे पता चला कि बेटा इसमें तो डीएनए है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इट हैज सम अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और इस डीएनए का जो सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस मौजूद होता है तो ही बेटा ये हाइपरट्राइकोसिस जैसा फंक्शन करता है, ठीक है। तो मैंने आइसोलेट किया डीएनए को, उसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश की, और देखा कि यार ये डीएनए अगर ऐसा सीक्वेंस वहां पे मौजूद होगा उस पोजीशन पे, तो ही, है ना, हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर आता है। अगर मैं ये सीक्वेंस थोड़ा सा भी अल्टर कर दूं, थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, तो बेटा ये इसमें थोड़ा सा भी अगर मैं म्यूटेशन कर दूं, तो ये हैरी पिन्ना वाला कैरेक्टर मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ाई कर रहा हूँ। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि आप क्या पढ़ने वाले हो। यस और नो? ये इंट्रोडक्टरी है, इधर कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये साधारण बात बताई मैंने, एकदम साधा डिफरेंसेस बता दिए कि मैं हमने क्या पढ़ना है, मतलब आपको एक पिक्चराइजेशन आ गया, हाँ भैया ये डिफरेंसेस है, अभी इस लेवल पे हमें उतरना है, ठीक है। तो कुछ लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या तो जिस तरह से डिस्कवरीज होती चली गई है, मतलब पहले मेंडल ने काम शुरू किया, फिर क्रोमोसोम वालों ने काम किया, फिर मॉलिक्यूलर वालों ने काम किया, तो जिस तरह से डिस्कवरीज हुई है उस हिसाब से देखोगे तो पहले जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए, अगर आप बिल्कुल बेसिक केमिकल फैक्टर से पढ़ते हो तो होता है मॉलिक्यूलर बेसिस से आप पढ़ते हो। आपको बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये आपका चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाइपर ट्राइकोसिस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाई नॉट, ठीक है। यहाँ पे अभी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे एक जीन आएगा जिसका नाम है बेटा SRY जीन, ठीक है। तो उसके बारे में भी बेटा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं उसमें, अब देखो हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर फ्लैशबैक में जाते हैं, सादे एकदम से फ्लैशबैक में जाते हैं, तो हम लोग देखो, हम लोग को बेटा ह्यूमन जो भी है उनको पता है बहुत पहले से। अभी एनसीईआरटी लिखती लिखती है कि बेटा देखो 8,000 टू
ठीक है, 1000 BC, ठीक है। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एन अर्ली है ना दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए वेरिएशन कहाँ से आता है ना, बहुत पुराने जमाने से। तो ये कुछ आपको वो टाइम स्केल कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। बट डेफिनेटली बेटा सेक्सुअल वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके वजह से बेटा वेरिएशंस आते हैं, ये हमें एक्सप्लेन या बताया गया है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल सादी और सिंपल भाषा में सब चीजें क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एनसीईआरटी की कुछ चीजों को ले रहा हूँ, ठीक है। देखो वेरिएशन के बारे में ये कहा जाता है, अभी हेरिडिटी के बारे में हो गया, तो वेरिएशन कहाँ से आते हैं हमने देख लिया। अब देखो जब भी मैं वेरिएशन ये वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, वेरिएशन ये वर्ड लिखता हूँ, तो बेटा वेरिएशन ये वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कि आएगा क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग ये मान ले, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कोई अगर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या इसमें वेरिएशन आने के चांसेस हो सकते हैं, हाँ या ना? तो इसका आंसर है सर हाँ, सर हाँ, वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। कैसे आएगा, तो आंसर है, ठीक है, देखो ए से ऑर्गेनिज्म है बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई जेनेटिक सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस, वो सीक्वेंस चेंज अगर हो गया, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब है कि अगर सीक्वेंसेस बदल गए, जीन बदल गया, तो ही बेटा आ सकता है। बट ये बहुत ज्यादा बेटा रेयर होता है ना, और एक्सीडेंटल है, तो बेटा इसके ऊपर भरोसा नहीं रखा जा सकता। तो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें चांसेस होते हैं वेरिएशन आने के। कैसे चांसेस है, पहली चांस होती है बेटा इन पैकेटीन स्टेज, है ना। पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, आपको पता है ना ये, है ना। मतलब जब मियोसिस होगा गैमेट बनाने के लिए, तो वेरिएशन आता है, करेक्ट है। पैकेटीन स्टेज जो है डेफिनेटली वेरिएशन लाएगा, मियोसिस वेरिएशन लाएगा। दूसरी एक बात होती है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होंगे। दो सेल इन्वॉल्व होने की वजह से, दो पेरेंट अगर इन्वॉल्व है या दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, तो बेटा जो दो सेल है, ये तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो इसका थोड़ा थोड़ा जीन्स अलग है, इसके थोड़े थोड़े जीन अलग है। और जब वो एक दूसरे से मिल जाएंगे तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही रैंडम प्रोसेस होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेल गमीट जो बनाया गया है फिक्स है, फीमेल गमीट फिक्स है, उन दोनों को ही फिक्स है ना फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ह्यूमन बींग्स के बारे में देखो, आप प्लांट्स के बारे में देखो बेटा, मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज, मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, और उसमें से है ना विंड पॉलिनेटेड है, तो बेटा एक वो एक ओव्यूल में है ना, मतलब एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, तो बेटा कितने मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन है, उसमें भयंकर लेवल की प्रोबेबिलिटी हम लोग लगाएंगे। और इस प्रोबेबिलिटी को यूज करके मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोबेबिलिटी को यूज करके हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि हाँ भाई, है ना, ये लेवल पे कोई भी जाके, कोई भी पोलन ग्रेन जाकर के एक सेल के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। सो इट्स अ चांस प्रोसेस, इट्स अ रैंडम, ऐसा नहीं है, फिक्स तो नहीं है, तो डेफिनेटली वेरिएशन आ सकता है ना। ये बिल्कुल बेटा हमको 100% समझ तो में आना चाहिए। तो क्या पैचिटिन बेटा? सर वो पैचिटिन में पैकेटिन कैसे बेटा वेरी। आपने देखो, आपने अगर सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है, उसमें पैकेटिन स्टेज आता है ना, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे होगा, हाँ सर। है ना, मियोसिस के बारे में, मियोसिस, ठीक है। और तीसरी चीज है बेटा, है ना, दैट इज व्हाट द कॉपुलेशन। अभी कॉपुलेशन मतलब यहाँ पे देखो, आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटिंग, ठीक है। अगर हम लोगों ने एक मेल सिलेक्ट किया और एक फीमेल सिलेक्ट किया, तब भी बेटा, ठीक है, अब ये मेल और फीमेल हम लोगों ने एक रैंडम पॉपुलेशन में से, मतलब एंटायर जीन पूल प्रेजेंट है,
उसमें से हम लोगों ने कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, एक मेल और एक फीमेल, है कि नहीं, जिनका जेनेटिक मेकअप जो है बिल्कुल बेटा अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में है। ठीक है, तो देखो मुझे ये बताना है कि वेरिएशन आने के 3 लेवल्स हो सकते हैं। एक है ना, आपने पॉपुलेशन में से कौन सा मेल और फीमेल बायोलॉजिकल कपल सिलेक्ट किया है वो, उसके तुरंत बाद में बेटा है ना वो मियोसिस करके कौन कौन से प्रकार के गैमेट्स बना लेते हैं वो, और तीसरी बात वो जो गैमेट्स उन्होंने ढेर सारे बनाए हैं उनमें से कौन जाकर के बेटा एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ये 3 लेवल पे चलता है और इसीलिए वेरिएशन बखूबी आते ही आते हैं। ये आपको समझ में आ रही क्या बात? यस और नो? है ना, ये एक्चुअली आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है ना, पहला ही है ना, वही का पॉइंट है बेटा, है ना। उसमें हम लोग डिफर करते हैं ना वर्ड को क्लोन और बेटा ऑफस्प्रिंग्स में। मैंने बताया था आपको क्लोन आइडेंटिकल होंगे, ऑफस्प्रिंग बेटा वेरिएशंस के साथ आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो 3 पड़ाव पार करते हैं। ठीक है, एक पैरेंटल लेवल पे, है ना, एक गैमिट के लेवल पे, एक जायगोट के लेवल पे। यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? वो तो बेटा हम लोग बाद में देखेंगे SRY जीन क्या है ना। डोंट जंप इनटू दैट। मैंने कहा अगर मैं जेनेटिक लेवल पे जाऊंगा तो मैं जीन को भी देखूंगा, तो अब मैं SRY जीन और ये और मतलब ह्यूमन मेल और फीमेल डिफर क्यों करते हैं, तो फिर उसमें जीन का रोल आता है, SRY जीन का। दैट इज व्हाट द वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नाउ अभी ये बेटा बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैंने चीजों को बताया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने बातें कंसिडर करी। ठीक है, जिसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को सबसे पहली बात तो है ना, चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ही बेटा कि हम लोग सबसे पहले वेरिएशन को ही फोकस करेंगे बच्चों। हम लोग किसे फोकस करेंगे? वेरिएशंस को ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वेरिएशंस कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। डार्विन ने ये बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने ये समझाया कि जो भी बढ़िया से बढ़िया वेरिएशन है वही टिकेगा। बट डार्विन वाज फेल्योर। उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो कभी ये नहीं बता पाया कि वेरिएशन आते कैसे हैं। यस और नो? इसका मतलब कनेक्शन गया है क्या? आया है? वॉइस आ रहा है बेटा आपको? किसी लोगों का आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो मैंने ये कहा कि मेंडल और डार्विन इनकी एक अजीब सी बेटा एक भयंकर लेवल का मामला हुआ। एक्चुअली जो बेसिक फाउंडेशन कार्यक्रम है ये मेंडल ने किया, बट मेंडल वाज इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर्ड। ठीक है, उसका वो बहुत ज्यादा इग्नोर हुआ। ठीक है, और जो डार्विन है वो बहुत ज्यादा बेटा फेमस हो गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने एक रिवोल्यूशनरी थॉट दिया था लोगों को, है ना। तो लोगों का ध्यान उसी की तरफ था और मेंडल की तरफ बेटा लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, और इसके कारण भी हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए मेंडल भी थोड़ा बहुत खुद भी जिम्मेदार था, बट इट्स ओके। ठीक है, आज बेटा हम लोग जानते हैं मेंडल को एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। देखो हम लोग नॉर्मली अगर सादी सिंपल लेवल पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वेरिएशंस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे सादे सादे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सादे कंसेप्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सादे लेवल पे हम लोग काम शुरू करते हैं, बहुत ही सादे लेवल पे। देखो
मैं कह रहा हूँ देख, यहाँ पे एक है ना इंसान है, बच्चा है, ये इंसान है, ये पैदा हुआ, इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, ये पैदा हुआ, इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, ये पैदा हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है ना, हर एक जनरेशन में है ना एक है ना इंसान पैदा होता चला जा रहा है, नेक्स्ट वन 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 वन, ऐसे जनरेशन आ रहे हैं। तो होता क्या है, हर बार जब भी बच्चा पैदा होता है ना, उसको बेटा 5 उंगलियां हर उसके जो भी लिम्ब है उसको है। ठीक है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, हर एक को बेटा है ना, इट्स अ 5 डिजिट ओनली। तो हर बार यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, एक बार एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है ना, ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको बेटा उसके लेफ्ट हैंड को 6 उंगलियां है, 6 डिजिट है। तो अचानक से ये वेरिएशन आया है, अचानक से मतलब हर बार नहीं आता ये वेरिएशन, अचानक से सडनली वेरिएशन आया है। ठीक है, ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, और पॉसिबली उसके नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें ही आया, बस इसी में आया ये। ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा कि देखो एक जनरेशन आई, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, और अचानक से बेटा एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको टेल है, विथ टेल, मतलब पूंछ के साथ ही आ गया, टेल के साथ में बच्चा आया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। या आप लोग अगर डॉग्स में देखोगे तो एक आधा ऐसा डॉग पैदा हो जाता है जिसके पैर जो होते हैं ना, सारे बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा डॉग है, ठीक है, और पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो ऐसा अचानक से कहीं तो भी कैरेक्टर आ जाना, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। बट बेटा है ना, देखो स्ट्रेट हेयर या कर्ली हेयर वाला जो कैरेक्टर है वो हर जनरेशन में आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं होता कि बीच में ही आ गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो वेरिएशन हमको हर बार देखने को मिलते हैं, हर बार जो देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो दो प्रकार के वेरिएशन है, ऐसे वेरिएशन जो किसी एक जनरेशन में अचानक से आ जाए, और बेटा ऐसे वेरिएशन जो हर जनरेशन में आपको दिखते चले जाए। इज इट क्लियर? तो बेटा दो वेरिएशन आपको समझ में आते हैं, एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, और दूसरा है बेटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्लियर है क्या? यस। है ना, तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बेटा हमने आपके साथ में शेयर किया। दो प्रकार के वेरिएशंस हमको देखने को मिल सकते हैं, वन इज व्हाट द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड वन इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन। पक्का? नाउ सपोज अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि है ना, मैं कैरेक्टर्स के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ये सारी बेसिक बातें, बिल्कुल बेसिक, जो आगे हमें काम आएगी। देखो मैंने ये कहा है ना, मैंने 50 बेटा 50 ह्यूमन को कंसिडर कर लिया, 50 ह्यूमन। ठीक है, और इनका एक कैरेक्टर मैंने देखने की कोशिश की, और वो क्या है, वो कैरेक्टर है कि ये जो 50 ह्यूमन है, हर एक का बेटा मैंने हाइट का मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। और जैसे बेटा मैंने हाइट को मेजरमेंट करना शुरू किया, मुझे पता चला कि यार हाइट तो बड़ा ही अलग ऐसा कैरेक्टर है कि मुझे 3 फीट वाला भी पर्सन मिल रहा है, 3.1 वाला भी मिल रहा है, 3.5 भी मिल रहा है। ठीक है, एवरेज अगर मैं हम लोग देखते चले जाए तो मुझे इंटरमीडिएट 5.2, 5.3, 5.4 हर एक लेवल पे बेटा मुझे ह्यूमन हाइट मिल रही है। इवन मैं 7 तक पहुंच गया, 7.5 फीट तक। इस तरह से बच्चों मुझे है ना एक बहुत ही मिनिमम लेवल से एकदम मैजिकल लेवल तक बेटा मुझे वेरिएशंस मिलते हैं। यस और नो? दिखता है क्या? अरे दिख रहा है आपको? ये है बेटा ग्रेडेशन, दिख रहा है ना आपको? इसको भी मैं कंटिन्यूअस वेरिएशन कहता हूं। ये कंटिन्यूटी में है, ये सारे वेरिएशन आपको एक पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं सारे। ये सर नो, बस इतना ही, ये इंडिविजुअल थोड़े कम होंगे, ये थोड़े कम होंगे, ये वाले जो है 5.3, 5.4 वाले, इनकी संख्या पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होगी, है ना, बहुत ज्यादा होगी। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग
है ना। ये एक नॉर्मल और सादा सा, बिल्कुल सादा सा पॉइंट है, अगर आपको समझ में आया होगा तो यस और नो। अब इसके अलावा यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैंने ले लिया बेटा पी प्लांट, जो मेंडल ने लिया था। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे मैंने ले लिया पी प्लांट, और पी प्लांट को मैंने लिया और देखा कि ये जो पी प्लांट है, इसको देख के मुझे ये लग रहा है ना, ध्यान से, हाँ, पी प्लांट लिया है, और या तो प्लांट टॉल है या तो प्लांट बेटा डॉर्फ है। हाइट का ही कैरेक्टर लिया मैंने, बट बेटा पी प्लांट में सिर्फ दो ही है, या तो 6 फीट है या तो 2 फीट है, बस। आर यू क्लियर? ठीक है, तो इनको मैं कहता हूं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इनको मैं क्या कहता हूं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या इनको ही मैं कहता हूं बेटा ट्रेट। इन्हें मैं क्या कहता हूं? ट्रेट, ये वर्ड बोलता हूं, ट्रेट। मतलब एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म, इनको मैं ट्रेट कहता हूं। तो बेटा ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, मतलब विद इन कैरेक्टर्स अगर आप देखो तो दो ही कैरेक्टर है यार, एक या तो टॉल या तो डॉर्फ, या तो समझ लेते बेटा फ्लावर कलर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया बेटा जस्ट फ्लावर कलर। ठीक है, और जैसे ही अगर सपोज बेटा अगर हम लोग, है ना, फ्लावर कलर लेते हैं, तो मुझे दिख रहा है या तो बेटा, या तो फ्लावर रेड कलर का है, वायलेट कलर का है, या तो बेटा वो है ना फ्लावर कलरलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, इट इज व्हाट द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आर यू श्योर? यस और नो? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? आप कोई भी कैरेक्टर चुनोगे, उसका या तो ये पहलू है या तो वो पहलू है, बात खत्म, हेड और टेल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विद इन अ जनरेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। कुछ समझा क्या? विद इन अ जनरेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये क्या है बेटा? बिटवीन द जनरेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कितने लोगों को समझ में आया है? मैं लिख के कुछ नहीं दे रहा हूं, बस समझा रहा हूं, लिखेंगे धीरे धीरे। एक्सप्लेन अगेन। ये सिंपल। देखो यहाँ पे ये जो मुझे अचानक से वेरिएशन दिखा, वो एक ही वेरिएशन एक ही जनरेशन में भी दिख रहा है। मैं जनरेशन टू जनरेशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अचानक से एक जनरेशन में ये कैरेक्टर दिखा और फिर गायब हो गया। ठीक है, तो ये वेरिएशन, इसको मैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहता हूँ, बट ये जनरेशन टू जनरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये जो वेरिएशन है ये भी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये एक कैरेक्टर है, अचानक दूसरा कैरेक्टर है, बस दूसरा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है? एक रेंज से शुरू होता है, दूसरे रेंज पे आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये डोमिनेंट है, जो बिल्कुल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, डोमिनेंट है ये। बट ये अचानक से आपको दिखाई देगा, ये रेसेसिव है। हाँ बोलो। हाँ राहिल बोलो ना। हाँ सर, ये अगर सपोज के मतलब क्या? चार या तीन चार से कैरेक्टर होंगे तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे क्या? हाँ देखो, अभी इसमें वेरिएशंस आएंगे, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ये बोले ना ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, तो ये आप खारिज कर देना। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ये एक ही जनरेशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बुक्स में वैसा लिखा हुआ दिखता है कि इसको वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोलना चाहते हैं, बट ये विद इन अ जनरेशन है, इसलिए इनको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोलने की बजाय इनको हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का रियल मतलब होता है कि अचानक से किसी जनरेशन में वो कैरेक्टर अचानक से आ गया और वो फिर बेटा वो गायब हो गया। आई होप इट इज क्लियर। यस सर।
अच्छा मैंने सर सबको सर कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशन में सर अगर हाँ। चेंज आता है तो कंटिन्यू होता है क्या फ्यूचर में भी? देखो यहाँ पे अभी हमें चेंज का मतलब तो बहुत ही क्या बोलते हैं ना, ब्रॉड लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब चेंज का मतलब क्या होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा, बेस्ट चीज ये है। इसीलिए हम लोग को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है वो समझनी है, ठीक है। अभी चेंज हो गया, जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अचानक से बेटा वो येलो कलर का फ्लावर आने लग गया, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, येलो कलर का फ्लावर। अभी इसका मतलब ये है कि अब उसने क्या किया, एक और वेरिएशन ला दिया। पहले तो कॉन्ट्रास्टिंग था, अभी क्या हुआ, एक और कैरेक्टर लेके आ गए, और एक और कैरेक्टर लेके आ गए मतलब अभी हो गए 3 पॉपुलेशन में। पहले रेड था, अभी येलो भी और कलरलेस भी है, सही बात है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये जो थर्ड वाला है इसको मैं है ना इसमें कहूंगा कि हाँ अभी मेरे पास 3 कैरेक्टर आ चुके हैं, तो अब ये कॉन्ट्रास्ट नहीं रहा। नाउ दे आर नॉट कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होगा। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक एलील है उसके 2 कैरेक्टर है, बस कॉन्ट्रास्टिंग। अब बेटा यहाँ पे मैं बिल्कुल साफ क्लियर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ये वर्ड हम लोग मेंडल भाई साहब के हिसाब से बोलते हैं। उनके बाद में इतनी खोजबीन हमने की, तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग वगैरह जो ट्रेड बोलते हैं ना, ये बोलना उतना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो मेंडल ने पी प्लांट के कैरेक्टर लिए थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, मतलब जितने भी कैरेक्टर उन्होंने लिए, जितने भी कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किए बेटा, सारे के सारे ऑल ऑफ देम शोविंग 2 ट्रेट्स, ठीक है। अब थोड़ा मैं ध्यान से वर्ड्स को समझा देता हूँ। देखो अगर आप लोगों ने एक पी प्लांट को देखा और पी प्लांट की आपने हाइट देख ली, तो बेटा हाइट ये जो है ये कैरेक्टर है, ठीक है। ये है बच्चा कैरेक्टर, हाइट इज द कैरेक्टर। बट आपने एक पॉपुलेशन में 100 पी प्लांट लिए और उसमें से मिला कि आपको 25 प्लांट जो है उनकी हाइट 2 फीट है, और बेटा 75 प्लांट जो है इनकी हाइट 6 फीट है। तो हाइट इज द कैरेक्टर, बट ये हाइट इज कैरेक्टर जो है वो 2 हिसाब से 2 एक्सप्रेशंस में आपको एक पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो इनको हम लोगों ने शॉर्ट या तो डॉर्फ प्लांट कहा एज कंपेयर टू इनको, क्योंकि इनको हम लोग टॉल प्लांट कह रहे हैं। तो फिर इन दोनों को ही बेटा मैं ट्रेट कहता हूं। तो पहले तो आज आप लोग एक बेसिक समझ लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, ठीक है। ये पहले तो समझ लो। ट्रेट का मतलब होता है वेरिएशंस ऑफ ए सेम कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ ट्रेट, समझ रहे। और कैरेक्टर है बेटा एक पर्टिकुलर फिनोटाइप, ठीक है, बात सही है। कैरेक्टर, ठीक है, एक ऑब्जर्वेबल बेटा जो फिनोमिनन हमको देखने को मिलता है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं, और उसके जितने भी टाइप पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं उनको हम लोग ट्रेट कहते हैं। नाउ वी हैव टू नो कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे उनमें बेटा सब में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इसका मतलब है कि 2-2 कैरेक्टर, 2-2 ट्रेट थे, ठीक है। उनको है ना 2-2 ट्रेट थे। बट बेटा आज हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एक ही कैरेक्टर के है ना 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद, ट्रेट्स मौजूद है। सो दे आर है ना, दे आर समवॉट, उनको हम लोग प्रॉपरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में डालना सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सादा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में? सपोज मैंने यहाँ पे लिया बेटा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर ये चीज बताई मैंने, ये क्या है, ये कैरेक्टर है या ट्रेट है? फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर और अ ट्रेट? कैरेक्टर। यस इट इज ए कैरेक्टर। तो मैंने कहा कि फ्लावर कलर इट इज रेड और व्हाइट, तो ये क्या हो गया बेटा, ये दोनों उसके ट्रेट हो गए। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है। नाउ इफ आई विल से फॉर अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग
का पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें कहा बेटा मैंने आई कलर। नाउ व्हाट इज दिस आई कलर? क्या है बेटा आई कलर? क्या है? कैरेक्टर। यस, आई कलर इज अ कैरेक्टर। बट मैं ये बोलूंगा कि आई कलर ब्लैक, आई कलर ब्राउन, आई कलर ब्लू, आई कलर ग्रीन, ठीक है? या तो आई कलर अल्बिनो, अल्बिनो मतलब है ही नहीं, सफेद है, व्हाइट। तो आपको क्या लग रहा है बेटा ये क्या है? ऑल दीज आर व्हाट दी, ये सारे के सारे क्या है? ऑल दीज आर द ट्रेट। ये सारे बेटा ट्रेट है, ठीक है? अ सिंगल कैरेक्टर कैन हैव मेनी ट्रेट्स इन द पॉपुलेशन। मतलब एक ही कैरेक्टर बहुत अलग अलग वे से एक्सप्रेस हो सकता है। मेंडल ने जो लिया था, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले थे। मतलब एक एक कैरेक्टर जो भी उन्होंने सिलेक्ट किया उसमें 2 ही ट्रेट थे। आर यू श्योर? बात सिंपल है, यस। है ना? तो अभी आप मेंडल को जब भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो जब हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर देंगे, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पोस्ट मेंडेलियन। समझ रहे हो? मेंडल के बाद में, मेंडल के पहले और मेंडल भाई साहब ने जो किया था वो कार्यक्रम, ठीक है? इसको बेटा ऐसे हमें पढ़ना है। पहले हमें प्री मेंडेलियन पढ़ना पड़ेगा। लोगों को तो बड़ा अजीब सा अजीब अजीब उन्होंने चीजें बताई थी कि ऐसे होता है, ये होता है, जादू होता है, मंत्र होता है, मिरेकल होता है, कुछ भी, ठीक है? वो प्री मेंडेलियन कार्यक्रम था जेनेटिक्स, ठीक है? सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। जब मैंने फिनोटाइप, अभी देखो बेटा सब लोग एकदम दिमाग खोल के बैठना, जो मैं नॉर्मल पॉइंट बोलता हूँ। मान लेते हैं मैंने क्या किया, यहाँ बड़ा ही ध्यान से देखो बच्चों। मैंने एक फ्लावर देखा और ये जो फ्लावर है इसका कलर बेटा रेड है, ठीक है? तो मैंने कैरेक्टर देखा फ्लावर कलर, ओके। तो मैंने फ्लावर कलर ये कैरेक्टर देखा और उसके सारे पेटल्स बेटा रेड है, रेड कलर के पेटल, ठीक है? तो फ्लावर कलर इज द कैरेक्टर एंड रेड इज द ट्रेट, रेड इज द ट्रेट। आर यू श्योर? नाउ व्हाई द ट्रेट रेड इज ट्रेट? तो मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की। तो मैंने इसको बेटा एनलार्ज किया, मैग्नीफाई किया, और मैग्नीफाई करने पे, ठीक है, जब हमने इस चीज को मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई करने पे मुझे पता चला कि इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, इस पेटल्स में जो सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स में कुछ बेटा उसके जो वैक्यूल में है ना ऐसे पिगमेंट भरे पड़े हैं, ओके, जो कि रेड कलर के हैं। इसीलिए ये जो पिगमेंट है, इन पिगमेंट की वजह से ये पेटल का कलर जो है वो रेड है। नाउ ठीक है, हर एक सेल जो है बेटा उसमें हर एक सेल में न्यूक्लियस भी है, ठीक है? तो हमने सोचा कि यार ऐसा क्यों है। तो फिर हमने ये बात देखी कि यार इसके न्यूक्लियस में से हम लोगों ने इसका क्रोमोसोम बाहर निकाल लिया, ठीक है? क्रोमोसोम की ज्यादा स्टडी करी और पता चला कि क्रोमोसोम से हम लोगों ने डीएनए निकाल लिया, ठीक है? और उसका एंटायर जो लेंथ ऑफ डीएनए है, पूरा इस क्रोमोसोम का एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए हमने स्टडी किया, ठीक है? और हमें पता चला कि इस डीएनए के ऊपर जो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन करता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम बनाता है, ठीक है? नाउ ये एंजाइम इन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बेटा इस फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा कि द फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए, ये वाला जो फ्रैगमेंट है, दिस मच फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर कलर। बड़ा कान खोल के सुनो, मैंने बोला वो पूरा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है क्या? क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बेटा ये एंटायर डीएनए इस फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नो, a fragment, a segment of DNA, only a segment of DNA is responsible for the flower color। तो मैंने क्या बोला, this much segment of DNA, ये वाला जो सेगमेंट है डीएनए का, इतना बस,
इसको हम लोगों ने कहा द जीन ऑफ फ्लावर कलर। आपको बात समझ में आती है क्या? अरे आपको बात समझ में, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया डायरेक्ट। अच्छा फ्लावर, ये तो मतलब देखो ये जो चीज है बेटा ये फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है। अब ये फिनोटाइप के लिए यार रेड कलर का, अच्छा फ्लावर कलर ओके, तो मैंने सेल में चला गया, न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस का क्रोमोसोम में गया, क्रोमोसोम के डीएनए में गया, डीएनए का सीक्वेंस छान मार दिया और पता लगाया कि यार ये पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, अगर ये वाला सेगमेंट निकाल दो ना इस डीएनए से तो ये वाला फ्लावर सफेद हो जाएगा, पूरा व्हाइट कलर, क्योंकि उसमें पिगमेंट ही नहीं बनेगा। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, इसके साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ कर दोगे ना ये डीएनए सीक्वेंस के साथ में, इसको थोड़ा सा भी बिगाड़ दोगे सो बिल्कुल ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये पिगमेंट नहीं बनेंगे, और ये पिगमेंट नहीं बनेंगे तो फ्लावर का कलर जो है बेटा वो है ना, वो जो है कलरलेस रहेगा। आर यू श्योर? कुछ किसी ने बोला, कुछ किसी ने पूछा? सर वो एंजाइम कैसे बनता है फिर सर? वो तो बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंजाइम बनता है, ये जो सीक्वेंस है ये एंजाइम बनाता है। ठीक है, और ये एंजाइम बेटा रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पिगमेंट सिंथेसिस। नाउ अंडरस्टैंड, है ना, अगर फ्लावर कलरलेस है, अंडरस्टैंड बेटा सब लोग बड़ा ध्यान से देखो, फ्लावर अगर कलरलेस है, ठीक है, मतलब फ्लावर कलर इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, करेक्ट है क्या? फ्लावर अगर कलरलेस है, क्यों कलरलेस है मैंने ढूंढने की कोशिश की तो देखा कि यार इसके सेल्स में वो पिगमेंट नहीं है। क्यों पिगमेंट नहीं है? क्रोमोसोम को निकाला, डीएनए को निकाला, सीक्वेंस ऑब्जर्व किया, पता चला कि यार इसका तो डीएनए सीक्वेंस बिगड़ चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसीलिए जो पिगमेंट बनाने वाला एंजाइम वो बन नहीं रहा। बात समझ में आ रही? तो मतलब यहाँ पे फ्लावर कलर के कितने ट्रेट आपको इसके पॉपुलेशन में देखने को मिल रहे हैं? दो, या तो रेड कलर का फ्लावर दिखाई देता है या तो कलरलेस दिखाई देता है। आर यू श्योर और नॉट? यस। ठीक है, चलो व्हाट इज जीन? कौन बता सकता है जीन क्या है? जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इतना ही बताया मैंने, ज्यादा कुछ बताया नहीं ना, है ना। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो बेटा मेंडल जो है ये सब चीजें नहीं जानता था, मेंडल ये सब बातें नहीं जानता था। तो मेंडल ने कहा कि सेल के अंदर कुछ न कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बेटा ये कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो मेंडल के हिसाब से पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए जो अंदर कैरेक्टर होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उसको उन्होंने कहा जीनोटाइप। ठीक है, उसको उसने कहा फैक्टर्स, उसने कहा ये फैक्टर्स है, कुछ तो कैरेक्टर, कुछ तो डिटर्मिनेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनके वजह से ये अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। ये मेंडल ने सोचा, देखा नहीं, न समझा, बस हाइपोथेसिस है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, आराम से फिर एक बार सारी चीजें वंस मोर एक है ना मैं बता देता हूँ। मैंने एक रेड कलर का फ्लावर देखा, मैंने सोचा कि यार ये रेड कलर का क्यों है, तो फिर एज ए साइंटिस्ट मैंने उसके पेटल को ऑब्जर्व किया मैग्नीफाइंग लेंसेज से। मुझे पता चला कि उसके सेल्स में रेड कलर का पिगमेंट भरा पड़ा है। फिर मैंने सोचा यार इसके रेड कलर का पिगमेंट कैसे आ रहा है, तो मुझे पता चला कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि ये रेड कलर का पिगमेंट बनाता है। फिर मैंने ढूंढा कि यार एंजाइम बन कहाँ पे रहा है, तो हमने क्रोमोसोम को आइसोलेट किया, क्रोमोसोम से डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए के सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि यार ये डीएनए का सेगमेंट है जो इस एंजाइम को बना रहा है, इसीलिए ये डीएनए का सेगमेंट इज द जीन ऑफ द फ्लावर कलर। आर यू श्योर? पक्का? Yes. A segment of DNA which is responsible for a particular structure or function is a gene। इतनी सादी डेफिनेशन है, कुछ समझ में आता है? और इसकी स्टडी बेटा जेनेटिक्स है। इज इट क्लियर? है ना?
इसमें चेंज होगा तो कैसे वेरिएशन आ जाएगा, ये पढ़ लेना, जेनेटिक्स है, वेरिएशन की स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नॉर्मली बेटा, तो जो बाहर बाहर से कैरेक्टर दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जो बाहर बाहर से कैरेक्टर दिखाई देते हैं उनको हम लोगों ने फिनोटाइप माना, ठीक है। बट उसके लिए जो अंदर रिस्पॉन्सिबल है ना जेनेटिक मेकअप है, उसको हम लोगों ने जीनोटाइप मान लिया। अभी मेंडल भाई साहब ने एक कैरेक्टर ले लिया हाइट, ठीक है, दिस इज व्हाट द कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर के बेटा दो ट्रेड बता दिए, एक बोला ये है टॉल और ये है डॉर्फ। बट अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो मैं बोलूंगा द हाइट, जीन ऑफ हाइट और जीन ऑफ स्टेम लेंथ। बेटा जीन क्या रिप्रेजेंट करता है रे, कैरेक्टर को। जीन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जीन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। बट ये जो जीन है इसके दो फॉर्म है बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिसको मेंडल ने रिप्रेजेंट किया ऐसे, ठीक है। तो मैं इनको बोलता हूं एलिल। नाउ व्हाट इज एलिल? जैसे बेटा ट्रेट्स आर द टू डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ए कैरेक्टर, ये फिनोटिपिक बात हो गई, ट्रेट इज अ फिनोटिपिक बात हो गई, कैरेक्टर इज अ फिनोटिपिक बात हो गई। बट जब मैं बोलता हूं जीन और एलिल तो वही बात हो गई यार। alleles are the variations of a same gene, traits are the variations of a same character, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जीन और ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा अलील। ठीक है, मैं आपको एक सादा क्वेश्चन पूछूं, है ना, मेंडल के पी प्लांट का जो जीन है उसके कितने अलील हो सकते हैं बताओ? दो, एक टॉलनेस वाला और एक डॉर्फनेस वाला। अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लेते हैं हमने हमारे आई कलर को लिया, आई कलर बेटा ये है कैरेक्टर, आई कलर क्या है बेटा, कैरेक्टर है, आई कलर क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। बट आई कलर कैसा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, आई कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, आई कलर कैसा हो सकता है, ब्लू हो सकता है, आई कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है, और भी कलर है, ठीक है। आई कलर कैसा हो सकता है, व्हाइट एल्बिनो हो सकता है। तो ये हमने मान लिए 5, 1 2 3 4 5, आई कलर इज द कैरेक्टर, और ये बाकी सारे क्या है बेटा, ऑल आर द ट्रेट, ये सारे ट्रेट है। तो अगर मैं ये बोलूं आई कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ई, तो ये क्या हो गया बेटा उसका जीन, आई कलर जीन, ठीक है, आई कलर जीन हो गया। अब इस जीन के कितने स्वरूप मौजूद है, ई बी आर मतलब ब्राउन कलर का जीन, ई बी एल ब्लैक कलर का जीन, ई बी यू ब्लू कलर का जीन, ठीक है, ई जी दैट इज व्हाट द ग्रीन कलर का जीन, या तो बेटा ई ओनली, ई ओनली मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा ये पांचों के पांचों बेटा अलील हो गए, क्योंकि इफ द ई इज द जीन ऑफ आई कलर, so these all are the variations of a gene are considered as alleles। अलील मतलब एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म, उनको मैं बोलता हूं अलील। तो बेटा किसी भी एक जीन के सिर्फ 2 ही अलील हो सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा अलील हो सकते हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर हमारा, किसी को भी याद हो लास्ट चैप्टर, एनीवन, हाँ बड़ा ध्यान से अगर याद करो, मैंने बोला था सेल्फ स्टरिलिटी, याद है क्या रे? सेल्फ स्टरिलिटी याद है क्या? उसके जीन को मैंने एस कहा, क्या कहा, एस। बट मैंने कहा कि उसके बहुत सारे अलील मौजूद है, S1 S2 S3 S4
S5 S7 ऐसा बोला मैंने। मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी वाला जो जीन है उसके बेटा 2 ही अलील नहीं है, बहुत सारे अलील मौजूद है, बहुत सारे अलील मौजूद है। ठीक है, तो बेटा एक जीन के बहुत सारे अलील हो सकते हैं, एलिलोमॉर्फ हो सकते हैं। सादी भाषा में अगर हम लोग ये कहे कि फिनोटिपिकली एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे बेटा ट्रेट हो सकते हैं, वैसे ही जीनोटिपिकली एक ही जीन के बहुत सारे अलील हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आती है? यस है ना? ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं। मैंने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग लिया, ये ह्यूमन है बच्चों, ये ह्यूमन है, इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो ह्यूमन है ये डिप्लॉयड है, 2n है, सोमैटिक सेल लिया उसका। और पता है इसके न्यूक्लियस से मैंने 11वां नंबर का क्रोमोसोम निकाल लिया है, ये 11वें नंबर का क्रोमोसोम है। ठीक है, और बेटा एक और क्रोमोसोम निकाला जो 11 नंबर का ही है, क्योंकि उसके पास 2n कंडीशन है ना। आर यू देयर? यस सर यस सर। ओके, थोड़ा बेटा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सबको दिखाई दे रहा है? थोड़ा ध्यान देना। अभी देखो मैंने क्या किया, ये भी 11 नंबर का क्रोमोसोम है, बट ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये वाला पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है। दोनों ही 11 नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी और ये भी, दोनों सेम है। बस यही कि ये जो बच्चा है ना, ये 2n, इसमें ये वाला ब्लैक वाला क्रोमोसोम इसके फादर से इसमें आया है और ये उसके मदर से इसमें आया है। नाउ अब हम लोग ये कहते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी बेटा, यहाँ पे बेटा आई कलर का जीन मौजूद है, तो यहाँ पे भी आई कलर का जीन मौजूद है। इसीलिए इन दोनों क्रोमोसोम्स को मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम कहता हूं। तो आप जितने भी दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म देखोगे जो भी डिप्लॉयड है, ठीक है, उनमें हर एक क्रोमोसोम का पेयर मौजूद होता है, एक मैटरनल साइड से आया हुआ और एक पैटर्नल साइड से आया हुआ। पर उन दोनों ही क्रोमोसोम को हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सी दिस वन। ये मान लेते हैं पी प्लांट का बेटा एक क्रोमोसोम मैंने ले लिया। ठीक है, एक बेटा क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम है। और बेटा यहाँ पे देखा कि हाइट है ना, हाइट बेटा जीन अली प्रेजेंट है कैपिटल टी, तो यहाँ पे बेटा कैपिटल टी ही प्रेजेंट है। ठीक है, दिस कंडीशन, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं जो लिखूंगा बड़ा ही ध्यान से लिखना, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बट बेटा ये होमोजाइगस है। नाउ होमोजाइगस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमोलॉगस? होमोलॉगस का मतलब होता है कि मैंने अगर 2 क्रोमोसोम बना लिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा अगर X नाम का जीन है तो यहाँ पे भी X नाम का ही जीन मौजूद है।
यहाँ अगर Y नाम का जीन है तो यहाँ पे Y जीन मौजूद है। यहाँ अगर D नाम का जीन प्रेजेंट है तो यहाँ D नाम का जीन प्रेजेंट है। यहाँ अगर समोसे का जीन है तो यहाँ समोसे का जीन है। यहाँ पिज्जा का जीन है तो यहाँ पिज्जा का जीन है। यहाँ अगर टोमेटो का जीन है तो यहाँ टोमेटो का जीन है। यहाँ अगर गुलाब जामुन का जीन है तो मतलब देखो यार, दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट है यार, एक जैसे ही है। बस इतना ही कि ये पैटर्नल है, ये एक मैटरनल है। तो जब भी होमोलॉगस, लॉगस मतलब लोकेशन, दैट इज द लोसाई, ठीक है, लोकेशन, हर एक लोकेशन पे दोनों में सेम प्रकार का जीन मौजूद है, इसीलिए इनको हम लोग होमोलॉगस कहते हैं, ठीक है। बट ये जो होमोलॉगस जो होते हैं वो आपको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसको मैं होमोजाइगस ये कंडीशन बोल सकता हूँ। होमोजाइगस का मतलब क्या है, एक और क्रोमोसोम हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पी प्लांट का ही है। यहाँ पे देख लेते हैं, वही क्रोमोसोम हमने लिया, सेम टू सेम, ठीक है, पी प्लांट का ही है। और यहाँ पे बेटा हम लोग नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल टी मौजूद है, बट इधर बेटा स्मॉल टी मौजूद है। तो मैं इसे होमोलॉगस ही कहूंगा, क्योंकि एक ही जीन मौजूद है। यहाँ पे भी हाइट का ही जीन मौजूद है, यहाँ पे सेम पोजीशन पे हाइट का जीन मौजूद है, बट जो अलील है वो अलग अलग है, इसीलिए इसको मैं हेटेरोजाइगस कंडीशन कहता हूँ। आपको बात समझ में आती है क्या प्यारे बच्चों, आपको बात दिख रही है? यस सर। हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस, ये जो चीजें, ये जो टर्मिनोलॉजीज है, these terminologies we use for the homologous chromosomes, करेक्ट है क्या? ये पहली कंडीशन है कि वो होमोलॉगस होने चाहिए, बाद में हम लोग टर्म यूज करेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। आर यू श्योर? ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये जो चीजें हैं हम लोग बाद में ही बेटा चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ना, हम बहुत ही सादी चीज को अब यहाँ पे देखेंगे। देखो, अगर मैं मेंडल के हिसाब से देखूं, आप बड़े ही ध्यान से सारी चीजों को देखना। हाँ, मेंडल ने क्या किया, दो पेरेंट प्लांट लिए, ठीक है। अभी दो पेरेंट प्लांट लिए, एक जो है टॉल है और दूसरा भी टॉल है, ठीक है। एक का मेल फ्लावर लिया, एक का फीमेल फ्लावर लिया, दोनों का क्रॉस करा दिया और देखा कि बेटा जो भी जनरेशन आई है, पहली जो जनरेशन आई जिसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, पहली जनरेशन में जितने भी प्लांट पैदा हुए सारे टॉल है, ऑल टॉल प्लांट, सारे टॉल है। और सिर्फ फिनोटिपिकली ये चीज देख रहे हैं हम लोग, ऑल आर द टॉल प्लांट, सारे के सारे टॉल प्लांट है। इजी इजी, कोई प्रॉब्लम है? देख लो। फिर भाई साहब ने नोटिस किया, भाई साहब ने एक काम किया, इन्होंने क्या किया, एक और काम किया, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि बेटा यही इसी जनरेशन के टॉल प्लांट को लिया, ठीक है, और बेटा इसी जनरेशन के टॉल प्लांट को लिया और क्रॉस किया, तो बेटा फिर से ऑल टॉल आ गया। तो बेटा ये भी सेल्फिंग ही था, ठीक है। इससे तो उसे कुछ नजर नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, इस एक्सपेरिमेंट से कुछ भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, बड़ा ध्यान से देखो। उसने लिया एक पेरेंट, बड़ा ध्यान से, हाँ देखो, यहाँ पे एक बेटा टॉल है और जो दूसरा प्लांट लिया है बेटा वो डॉर्फ है। आपकी उम्मीद क्या है बता दो, अगर एक टॉल लिया एक डॉर्फ लिया, ठीक है, मेंडल ने क्या उम्मीद की होगी कि कुछ प्लांट टॉल आएंगे और कुछ प्लांट क्या होंगे, डॉर्फ होंगे, बराबर है ना, ठीक है। तो इस वजह से उसने जो पहली जनरेशन उसको मिली F1 जनरेशन, उसमें फिर से बेटा जितने भी प्लांट मिले वो सारे टॉल मिले, वो तो चकरा गया। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार ये डॉर्फ कैरेक्टर गया कहाँ? इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अरे आपको समझ में आ रहा है? कोई भी एक्सपेरिमेंट मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ फिनोटिपिकल सोचो, मेंडल के जैसा। उसने एक टॉल प्लांट लिया और डॉर्फ प्लांट लिया, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आता है, ये भी टॉल थे, ये भी टॉल थे, सारे टॉल आए। इसमें से प्लांट उठाए, टॉल टॉल, फिर क्रॉस किए, सारे समझ में आ गया, अच्छा ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम आया उसको, क्यों? क्योंकि उसने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट लिया, टॉल प्लांट फीमेल लिया, डॉर्फ प्लांट मेल लिया, क्रॉस करा दिया। एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा उसकी कि 50% तो भी प्लांट टॉल आएंगे और 50% प्लांट डॉर्फ आएंगे। या तो उसकी और एक एक्सपेक्टेशन है, पता है क्या है? कुछ ऐसे प्लांट आएंगे जिनकी हाइट थोड़ी सी मीडियम साइज की होगी, ना टॉल ना डॉर्फ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सारे प्लांट टॉल है। उसको क्वेश्चन आया, सबसे पहला गहरा क्वेश्चन, ये उसको सदमा बैठा मेंडल भाई साहब को। भाई साहब बोल रहे अरे डॉर्फ गया कहाँ, एक भी डॉर्फ प्लांट नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? फिर उसने फिर सेल्फिंग किया। सब लोग नोटिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फिंग किया। ये जो जनरेशन है इसमें से बेटा एक टॉल प्लांट लिया, इट इज क्रॉस्ड विद द अनदर टॉल प्लांट, मेल फीमेल, ठीक है। और बेटा जैसे उसने दो टॉल प्लांट का क्रॉस किया, उसको बड़ा अजीब सा लगा। क्या हुआ? मान लेते हैं कि उसको जो F2 जनरेशन में अगर उसने 1000 सीड कलेक्ट कर लिए इन दोनों के प्लांट से और उनको सो किया, जमीन में गाड़ दिया, लगा दिया, ठीक है, और 100 के 100 जर्मिनेट हो गए, ऐसा मान लेते हैं, तो हम लोग बिल्कुल बहुत आइडियल सिचुएशन पे बात करते हैं। 750 प्लांट बेटा टॉल मिले और बेटा 250 प्लांट हमको डॉर्फ मिले। यार ये अभी इसको बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में आया, वो सर खुजाने लगे मेंडल भाई साहब, बोले यार ये तो जब मैंने फिर एक क्रॉस किया था तो टॉल तो गायब हो गया, ठीक है, मतलब डॉर्फ तो गायब हो गया, तो फिर से कहां से आ गया? व्हाई द डॉर्फ अगेन रीअपियर्स इन द F2 जनरेशन? फिर से F2 जनरेशन में, एक और जनरेशन में ये डॉर्फ आया क्यों? और आया तो फिर गया किधर था? अरे समझ में आता है, दो क्वेश्चन उसके दिमाग में है। अरे क्लियर है आपको? कुछ समझ में आ रहा है पॉइंट? हमें क्या पढ़ना है? ये दो क्वेश्चन के जवाब। आर यू देयर? यस सर। तो सेल्फिंग किया ये दो क्वेश्चन के जवाब ढूंढने हैं। क्या बोल रहा है? बोल। तो वो टॉल और टॉल को सेल्फिंग किया मतलब क्या क्या? सेल्फ पॉलिनेशन है ना, सेम कैरेक्टर लिया ना। मैंने क्या कहा था? व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन? हाँ जब भी मैं जेनेटिकली आइडेंटिकल बोलता हूँ ना, सही बात, हाँ तो मैंने सेम ही कैरेक्टर लिए तो मैं उनको बेटा सेल्फिंग बोलता हूँ, ठीक है, क्रॉस नहीं बोलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो, दो क्वेश्चन दिमाग में आए यार मेंडल के। मेंडल शॉक्ड है, भयंकर शॉक में। यार पहले तो F1 जनरेशन में डॉर्फ गया कहा, फिर उसने दिमाग लगाया। He was the student of what we can say statistics, ठीक है। उसने सोचा ये फिनोटाइप है, हो ना हो इसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? चलो हम लोग उसको जीनोटिपिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने बोला जो टॉल प्लांट है ना, टॉल, उसको लिख दो कैपिटल T, और जो डॉर्फ है उसको लिख दो कैपिटल D। हो गया। उसने किया कि अच्छा इसके अंदर जो फैक्टर है उसको कैपिटल T बोलता हूँ और जो अंदर फैक्टर है उसको कैपिटल D बोलता हूँ। ये है पेरेंट। जब F1 जनरेशन आया तो बेटा ये T और D मिल गए और ये टॉल आया। अब उसको दिमाग में आया अरे अगर F1 जनरेशन में T और D आते हैं, इसका मतलब पेरेंट में भी डबल होता होगा, तो उसने T और D लिख दिया। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया है ना? 2n कंडीशन मैंने लिख दी जीनोटाइप में। बात क्लियर है क्या? अरे इस पेरेंट को उसने कैपिटल T लिया, इस पेरेंट को उसने कैपिटल D लिया। मेंडल ने क्या किया ये देखो। फिर जब बेटा नेक्स्ट जनरेशन आई तो T और D मिल जाएगा, तो उसने सोचा कि अगर बेटा जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो यहाँ पे पेरेंट में भी तो वो डबल होते होंगे। यस और नो? क्योंकि वो भी तो कभी ना कभी जायगोट से बने होंगे। यस और नो? अगर ये भी जायगोट से बने हैं बेटा, ये भी तो ऐसे ही होते होंगे, तो फिर वैसा लिखा। अब उसके दिमाग में है ना एकदम से उसको समझ में आया। उसने सोचा कि जब ये कैपिटल T और कैपिटल D एक साथ होते हैं
तो ये वाला कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होता है, ये वाला नहीं हो पाता, ये सप्रेस हो जाता है। तो फिर इसको उसने कट करके ऐसे लिखा, क्या लिखा चलो देख लो, पेरेंट ये कैपिटल टी, डॉर्फ को उसने स्मॉल टी लिया, क्यों? क्योंकि उसको पता हो गया कि आने वाले बाद में ये सप्रेस होने वाला है। फिर उसने सोचा कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब वो सेपरेट होते होंगे, मतलब पहले बीच में गैमिट बनाते होंगे, है ना। ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ठीक है, गैमिट बनाया, ठीक है। तो है ना, फिर उसके बाद में F1 जनरेशन बनेगी। मतलब अगर ये सपोज ये एक सैंपल लेते और ये फ्यूज हो जाते तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और ये रहेगा टॉल। तो उसने सजेस्ट किया, भाई ने सजेस्ट किया कि जो कैरेक्टर है ना दब जाता है वो रेसेसिव है, वो रेसेसिव ट्रेट है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वो डोमिनेंट ट्रेट है। कितने लोगों को समझ में आया? उसने पहले क्वेश्चन का जवाब बड़ी ही खूब, है ना, बड़ी ही बेटा टैलेंट से खूबी से दिया कि डॉर्फ गया कहाँ। आंसर इज वो वही है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? यस सर। वो वही है, कहीं नहीं गया, वो वही है बट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, वो दबा हुआ है, वो दबा हुआ है। अभी इसमें इस जनरेशन में F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट है उसने कहा कि सारे ही प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल है। कितने लोगों को समझ में आता है ये वर्ड? अभी ऑल प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस टॉल, सारे प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल है, ऑल ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस टॉल। क्लियर है क्या? ऑल ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस टॉल। इसका क्या मतलब हुआ? हेटेरोजाइगस का क्या मतलब है? ये पेरेंट कैसा है बता दो, कौन बताएगा ये पेरेंट कैसा है? ये पेरेंट है बच्चों होमोजाइगस टॉल। कैसा है बेटा ये? होमोजाइगस टॉल, क्योंकि दोनों अलील एक जैसे ही है, कैपिटल टी। ये वाला पेरेंट कैसा है बता दो? ये पेरेंट है बेटा होमोजाइगस डॉर्फ। ये पेरेंट कैसा है? होमोजाइगस टॉल। तो ये ऑफस्प्रिंग कैसे आया बेटा? हेटेरोजाइगस टॉल। टॉल जरूर दिख रहे ऊपर से बट अंदर से बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी है। आया क्या समझ में? है ना। तो बेटा ये देखो पहला क्वेश्चन है ना, डॉर्फनेस गया कहाँ? आंसर वहीं पे, बस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। वो कब एक्सप्रेस होगा? जब वो खुद के होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी। तो इसने फिर किया सेल्फिंग। बड़ा ध्यान से देखना, ये चीज मैं एक्सप्लेन बार बार करूंगा, आएगा नहीं, ये तो अभी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको बता रहा हूँ, एकदम रोबुस्ट पे। ध्यान से बच्चों, ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट है, क्रॉस्ड विद द कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट, क्योंकि यहीं से उठाए ना उसने सारे टॉल प्लांट F1 जनरेशन से, ठीक है। अब क्या हुआ? उसने बोला कि ये भी फिर से गैमिट बनाएगा। अगर इसने गैमिट बनाया तो इसका बनेगा एक गैमिट कैपिटल टी वाला और एक गैमिट बनेगा स्मॉल टी वाला। इसने भी अगर गैमिट बनाया तो ये कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। अब उसने दिमाग लगाया, देखो अगर ये वाला मेल गैमिट अगर इस फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया तो हमें ये जनरेशन मिलेगी टॉल, ठीक है। अगर ये वाला मेल गैमिट इस फीमेल गैमिट के साथ अगर फ्यूज हो गया तो हमें ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगर ये वाला बेटा मेल गैमिट इस फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर ये वाला मेल गैमिट अगर इस फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया तो हमें मिलेगा स्मॉल टी। मतलब क्या हुआ बेटा? तीन क्या मिलेंगे हमें? टॉल। और एक क्या मिलेगा हमें? डॉर्फ। तो रेशियो क्या आ जाता है? 3:1। अरे समझ रहे हो क्या? सर ये पॉसिबिलिटीज है ना? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिली।
ठीक है, तो उसने ये बताया कि ये क्यों आया, उसको समझ में आया बाद में। ये देखो नंबर देखो, अगर उसने 1000 सीड लिए थे, उसने जब जब बार बार बेटा ये करके देखा तो उसको नियर अबाउट 3:1 ही रेशियो आया, बार बार यही आया। ठीक है, 3 बेटा टॉल प्लांट मिलेंगे, 3 के रेशियो में टॉल प्लांट मिलेंगे, 1 रेशियो बेटा आपको डॉर्फ प्लांट मिलेगा, जो कि 750 टॉल है, 250 डॉर्फ है। तो उसको समझ में आया कि यार पहले डॉर्फ का कैरेक्टर गया कहाँ, तो उसने आंसर दिया कहीं नहीं गया, वही था। फिर वो वापस आया क्यों? वापस इसीलिए आया क्योंकि उसको चांस मिला फिर से होमोजाइगस बनने का, तो ही वो एक्सप्रेस हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता था। तो डोमिनेंट अलील कौन सा है? वो अलील जो अपने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, वो डोमिनेंट अलील है। कैपिटल टी अपने होमोजाइगस कंडीशन में तो टॉलनेस दिखा ही रहा है, बट बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी टॉलनेस दिखा रहा है, तो ये डोमिनेंट अलील है। रेसेसिव अलील कौन सा है? जो सिर्फ अपने होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है, उसे मैं बेटा रेसेसिव अलील कहता हूं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। सारी चीजें हम लोग रिपीटेडली देखने वाले हैं। ठीक है, सही मायने में वो यही चैप्टर में अगले क्लास में शुरू करने वाला हूँ, इनिशियल लेवल से एकदम, फ्रॉम द जेनेटिक्स की डेफिनेशन से लेकर बेटा, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स से शुरू करेंगे हम लोग। हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ द जेनेटिक्स से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी मैंने बस इंट्रोडक्टरी आपको क्या पढ़ना है ये दिखा रहा हूँ मैं। क्या बेटा यहाँ पे कुछ तो आपको क्लिक हुआ है? समथिंग यू गॉट, इट इज बेटर थिंग, बढ़िया है हमारे। लेकिन क्या 1000 बात सीड में से हाँ बोल लो, पूछ ले। सर 1000 सीड में से सब भी तो टॉल आ सकते हैं, मतलब वो तो चांस है। बिल्कुल 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 आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। 1000 सीड में से मान लेते हैं हम लोगों ने वो सिर्फ 750 सीड लिए होते और सारे के सारे यही शो कर दिए होते और हमें 750 टॉल मिलते। ठीक है, मान लेते हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, बट बेटा हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, याद रखना, हम लोग लार्ज सैंपल इसीलिए लेते हैं कि लार्ज सैंपल्स में जो भी प्रोबेबिलिटी है वो उभर करके सामने आती है। समझ रहे हो? सैंपलिंग नहीं एरर मतलब जिसको, हाँ, हम लोग सर लार्ज नहीं सैंपल मतलब लेते हैं हम। क्या बेटा? सर लेकिन अगर सिर्फ टॉल ही एक्सप्रेस हुई 1000 सीड में से, तो हमें तो पता है ना गैमेट्स में कौन सा टॉल ना आएगा तुम क्या। एक ही बार नहीं करोगे ना बेटा, यू आर नॉट डूइंग ओनली वन टाइम। अगर तुम एक ही बार करोगे तो तुम्हें कौन गिनेगा सर एक एक्सपेरिमेंट? ही बार नहीं सर, मतलब बार बार अगर गैमेट्स में नहीं होता सर। ऐसा, तो वही तो जो किया गया है, जो डेटा है उसको हम मानेंगे। व्हाट यू गेट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक इज नॉट। ये तुम्हारा हाइपोथेसिस हुआ। मैं हाइपोथेसिस को लॉ में कब कन्वर्ट करता हूं? जब मुझे वही सेम टाइप के रिजल्ट बार बार मिलते हैं तभी। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट ये तुम्हारी थॉट प्रोसेस हुई। तुम एक जगह बैठ करके मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर सोच रहे हो, ख्याली पुला हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, तुम जाओ, फील्ड बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, 1000 सीड्स को बार बार शो करो, यस और नो, एंड देन से कि सर ऐसा होता है क्या? तुम खुद ही बोलोगे नहीं ऐसा नहीं आता है ना। आर यू बात क्लियर, बात है ना? तो देखो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम लोग कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं और उसके 5-6 रीजन देख लेते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर हम लोग उन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली करके देखते हैं, तो जो भी रिजल्ट हमें रिपीटेडली सेम मिलेंगे वो हमारा एक्सपेरिमेंट सही है और वो हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है। तब या तो हम लोग उसे लॉ मान लेते हैं या तो थ्योरी जैसा उसको मान लेते हैं, पोस्टुलेट। बात समझ रहे हो? ठीक है, तब तक वो लॉ बना रहेगा जब तक कोई उसे, है ना, अलग कोई एक्सपेरिमेंट से झूठा साबित नहीं कर देता। बात क्लियर है क्या? ये साइंटिफिक अप्रोच है। आई थिंक इट इज क्लियर, यस और नो?
तो बेटा हमने बार बार एक्सपेरिमेंट, ये तो सिर्फ मेंडल ने थोड़ी किया, एक दिन मेंडल ने किया तो मान लेते थे ये तो मैनिपुलेट कर रहा है। बहुत सारे फिर साइंटिस्ट लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करके देखा। अब वो कौन कौन है, क्या क्या है, इसकी क्या क्या हिस्ट्री है, इसमें हम बेसिक से जाएंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता है, हम लोग अगर ये बोले हमेशा, आई विल से दैट कि हमें क्या करना है, हम तो बोलेंगे कि जब भी एक मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर लेते हैं तो उसका फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 3:1 आता है, या तो मैं उसको ये बोलता हूं तो रेशियो इज ऑलवेज 3/4:1/4, या तो रेशियो इज ऑलवेज 75%:25%, बराबर है ना। ये फिनोटाइप हो गया, क्योंकि 3 टॉल दिख रहे हैं और बेटा 1 डार्क दिख रहा है। बट यहाँ पे एक और हिडन चीज छुपी हुई है, वो क्या है बेटा, जीनोटिपिक रेशियो। क्यों? क्योंकि ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप, ऐसे 3 जीनोटाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे बेटा ये तो एक ही मिला, ये 2 दिख रहा है, दिख रही है, 1 कैपिटल T स्मॉल t, दूसरा कैपिटल T स्मॉल t, और बेटा ये एक ही मिला। तो बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1, ये हमें पढ़ना है, मतलब जीनोटिपिक रेशियो इज ऑलवेज 1:2:1 फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन क्रॉस के लिए, या तो बेटा 1/4:1/4:1/2:1/4, यस सर नो, या तो बेटा 25%, 50% एंड 25%, यस सर नो। अरे क्लियर है, यस और नो, ये हुआ ना सिंपल, 1:2:1। जीनोटाइप कितना दे रहा है, ये कितने मिले मुझे, 1, ये कितनी बार मिला मुझे, 2 बार मिला, ये देखो, ये कितनी बार मिला, 1 ही बार। तो जीनोटिपिक रेशियो मुझे 1:2:1 मिला। अब ये मेंडल के ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, तो इनसे हम क्या साबित कर पाएंगे, ठीक है। ये तो सर अगर एक ही कैरेक्टर लिया तो ऐसा आया, 2 कैरेक्टर लेंगे तो क्या होगा, 10 कैरेक्टर लेंगे तो क्या होगा, हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सर प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल आया तो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, मतलब अगर मुझे किसी ने ये पूछ लिया कि एक घर में 4 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 3 लड़के होंगे और 1 ही लड़की है, ये क्वेश्चन है ना। अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब हम लोग बेटा पढ़ेंगे, दैट वी विल लर्न। तो मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सारी ही बातों को हमें देखना है। बस आज का जो है बस है ना, एक रैंडम क्लास था, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये इसके नोट्स भी आप लोग नहीं रखो तो चलेगा। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जेनेटिक्स को प्रॉपर नोट्स के साथ में, प्रॉपर है ना, इसके साथ, मतलब मैंने आपको बता दिया होमोजाइगस क्या होता है, या जीन क्या होता है, या एलील क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। तो राइट नाउ प्यारे बच्चों, है ना, आज हम लोग बेटा ये क्लास को यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो सर। अगर 1000 सीड्स में हर बार अगर सर मतलब उनके पेरेंट्स में सर टॉल और शॉर्ट का ही जीन्स अगर फ्यूज होगा तो मतलब सर स्मॉल और स्मॉल का जीन्स अरे फ्यूज नहीं होगा, फिर से और तू ख्याली पुलाव पकाने बैठ गया। अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या है ना, तो उसके लिए तब तक के लिए ये जो तेरा जो क्वेश्चन है संभाल के रख, है ना बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए क्वेश्चन संभाल के रख। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो उसमें वही चीजें हुई है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो लोगों ने अलग अलग प्लांट पे यही सेम एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो हमें अलग अलग रिजल्ट भी मिले हैं। तो वो क्या है, कैसे है, क्यों है, इनको हम लोग डेफिनेटली साइमल्टेनियसली समझेंगे, ठीक है। तो आज बिल्कुल रैंडम क्लास था, इसको समझो। हमें पढ़ना क्या है, हम 1 by 1 पहले जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है, पक्का है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।